Hey everyone, this is just a general announcement about the CSAT कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है 1 मार्च से। कोर्स जो है वो 70% डिस्काउंट में चलेगा 1 मार्च तक। उसके बाद इट विल बी रिस्टोर टू द नॉर्मल प्राइस। सो हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स. For more details, you can WhatsApp us on this number 7724886251. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements, and everything that you can think of. We'll solve a lot of questions. And with this course, you are getting a complimentary course on CSAT with PYQs जो हमने last year launch किया था, जिसमें हमने बच्चों को PYQs के थ्रू सिखाया था कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड जो भी लोगों ने इस कोर्स को किया था, ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड do 50 plus questions right in this course. So please go and register for the course. You can download the course schedule from this link. The link is in the description. You can watch the demo lectures of the last year course, and also if you want to enroll for the course, you can go on this link which is also in the description. And after watching the full course, if you want a refund that you think that it was not valuable, we'll refund you back. No questions asked, because we believe that whatever we are delivering is quite a worth of value. So please go and register for the course. You can read the student feedback जो लास्ट ईयर लोगों ने लिया था उनके by pausing this slide, or you can go on to the www.thelaymanway.com and you can go into the paid courses section and read these reviews. So that's it. Thank you so much. Hey everybody, welcome back to the Layman Way, and in this video we would be discussing key highlights from our economic survey. और इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स डिस्कस नहीं करेंगे, उसके जो की पॉइंट्स हैं ना, जो की वर्ड्स हैं उसमें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इन सबको भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, है ना. तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होने वाला है. इससे ज़्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है. चाहो तो वॉल्यूम पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो दिस लेक्चर वुड बी दिस एंड अपकमिंग लेक्चर्स, इसको हम थोड़ा पार्ट्स में कवर करेंगे, वुड बी मोर देन इनफ, है ना. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन के साथ. तो इसमें हम पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं प्रेजेंटेशन के. तो हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और क्यों आया है ना. उसके बाद जो ये है पूरा इकोनॉमिक सर्वे, ये कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है. स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट्स, एक्सटर्नल सेक्टर्स, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सर्विसेज, और उसके आगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद ये सारे चैप्टर्स के हम मेजर समरी देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है, बस उन्हीं को ही देखेंगे, है ना. ज़्यादा एकदम घुसेंगे नहीं डिटेल में, वॉल्यूम को डिस्कस नहीं करेंगे, बट विल ग्लांस थ्रू ईच एंड एवरी मॉड्यूल, है ना. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. एंड उसके बाद मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जब हम पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वी विल ऑल्सो रिवाइज द इकोनॉमिक सर्वे थ्रू इन्फोग्राफिक्स, जैसे पिछली बार किया था हमने, है ना. तो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू जो भी रिवीजन है वो हो जाएगा, है ना. तो अभी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है ये, व्हाट इज़ अ इकोनॉमिक सर्वे. तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है भाई. जो इकोनॉमिक सर्वे एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी का. इसमें पॉलिसीज़ क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या गवर्नमेंट ने ली है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है वेरियस स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वेरियस सेक्टर्स के ऊपर, है ना. ग्रोथ रेट कितना है इकोनॉमी में, है ना. और उसके बाद पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए आगे गवर्नमेंट की, वो सब ये रिकमेंड करता है ना. तो इसको बेसिकली बजट के एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है. जैसे आज जो है बजट आया था, है ना. जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज बजट आया है, तो इससे एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है ना. तो तो एक दिन पहले आता है ना. उसको कौन प्रेजेंट करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखना है कि इट टेल्स अस द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक डिसीजंस क्या हैं गवर्नमेंट के और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वेरियस सेक्टर्स के ऊपर. हर एक सेक्टर का ओवरव्यू रहता है इसमें, है ना. हम हर सेक्टर को एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो रिकमेंडेशन पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट होता है, और वो जो फोरकास्ट है वैसा उन्होंने क्यों रिकमेंड किया है, वैसा क्यों आया है, उसके रीजंस होते हैं. ठीक है. तो इस बार कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, अनंता नगेश्वरम, है ना.
तो इन्होंने बेसिकली प्रेजेंट किया था। और जनरली क्या होता है, 2 वॉल्यूम्स आते थे पिछले साल तक, 2 वॉल्यूम आते थे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इस साल बस एक ही वॉल्यूम आया है ना। तो अच्छी बात है, मतलब सिलेबस कम हो गया हमारे लिए जो पढ़ते हैं पूरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे, है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग ईच ऑफ द एवरी चैप्टर, दिस इज जस्ट अ जनरल कोर्स। और बहुत ही अच्छी कोट लगी इसलिए मैंने इंक्लूड कर दी। दिस इज़ बाय हरजित गिल, शी वॉज अर्लियर द CEO ऑफ फिलिप्स एशिया एंड पैसिफिक। इन्होंने बोला कि हेल्थ ऑफ मदर एंड अ चाइल्ड इज़ अ मोर टेलिंग मेजर ऑफ नेशन स्टेट देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये पता है एक अच्छा सा यूपीएससी में एस्से का टॉपिक भी बन सकता है। इस पर आप पूरा एक एस्से लिख सकते हो, एंड आई वुड इनकरेज यू कि इस कोट पे आप एक एस्से लिखो खुद ही से, है ना, कि इस कोट का क्या मतलब है, कैसे है, मतलब जो भी ऐसे जैसे लिखते हो ना वैसे ट्राई टू राइट अ एस्से ऑन दिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। तो हम जल्दी से कुछ कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या मेजर हाइलाइट्स रहे थे। तो उसमें सबसे पहला आता है कि जो ग्रोथ है वो 9.2% प्रिडिक्ट की गई है ना। 2021-22 के पहले हाफ में इतना एस्टिमेट था 9.2% का, एज़ कम्पेयर टू 7.3% नेगेटिव में जो पिछले साल चली गई थी, है ना। उसके कंपैरिजन में 9.2% इस बार पॉजिटिव रही है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई थी 8.5% से 8 to 8.5% से ग्रो होगा जीडीपी इन 2022-2023 में। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी इकोनॉमी में, है ना। तो ये बोला गया, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के रिवाइवल में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी प्रोजेक्शंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जीडीपी जो इंडिया का है वो ग्रो होगा बाय 8.7%, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने बोला कि इट विल ग्रो बाय 7.5% इन ईयर 2022-23। उसके बाद आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की जो रीसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज़ करता है, कौन रिलीज़ करता है, आईएमएफ, है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया है एट 9% इन 2021-22 एंड 22-23, मतलब इन दोनों सालों के लिए 9%, और उसके बाद 23-24 में 7.1%। अगर ऐसा होता है तो इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन ऑल 3 ईयर्स, मतलब 2021 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, ये जो 3 साल है इनमें इंडिया वुड बी द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो ग्रो होगा 3.9% से एज़ कम्पेयर टू 3.6% जो पिछली बार था, है ना। इंडस्ट्री ग्रो होगी बाय 11.8%। आपको पता होगा पिछले साल जब हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था तो इंडस्ट्री का ग्रोथ नेगेटिव में था, है ना। वो अब पॉजिटिव हो गया, 11.8% होगा। सर्विसेज सेक्टर विल ग्रो बाय 8.2%। तो सभी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली रिवाइवल हो रहा है इकोनॉमी का, है ना, वी शेप रिकवरी आ रही है। उसके बाद कंजम्पशन जो है, जो हमारा कंजम्पशन है ना, हम ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो दैट विल ग्रो बाय 7%। उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है ये ग्रो होगा बाय 15%। चलो अभी बता देता हूँ आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल क्या होता है, व्हाट इज़ कैपिटल। जैसे कोई घर बनाते हो तो दैट इज़ योर कैपिटल, है ना। कोई रोड बना दोगे तो दैट इज़ कैपिटल। सरकार क्या कर सकती है कैपिटल बनाने में, तो जैसे मान लो क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कैसे बताऊँ, मान लो जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है ना, तो उसके लिए आप मशीनरी लोगे, है ना, मशीनरी लोगे कुछ, मान लो कोई मशीन लेते हो ऐसी सी, है ना, कोई मशीन लेते हो, ठीक है। उसके बाद मशीन के बाद आप रॉ मटेरियल्स लोगे, है ना, और रॉ मटेरियल्स लोगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो तो ये जो रॉ मटेरियल है ये तो इंटरमीडिएट गुड हो गया क्योंकि ये तो कंज्यूम हो जाएगा, बट ये जो मशीनरी आपने ली है ये तो सालों साल चलेगी ना। तो दिस इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल, है ना। ये फिक्स्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म चीज़ है ना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल मतलब इसके इन एडिशन आपने कितना ऐड किया है। और मान लो ये मशीन एक थी, है ना, मैंने इस साल एक और मशीन लगा दी, है ना, तो मेरी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये इंक्लूड हो जाएगा जो दूसरा वाला है ना। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मानो मैंने अगले साल एक और मशीन लगा दी, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कैपिटल बढ़ाता जा रहा हूँ। ऐसे ही जब सरकार होगी, सरकार मान लो रोड बनाती है, हाईवेज और ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये उसके कैपिटल फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होगा, है ना। ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन गए, ज़्यादा पब्लिक हॉस्पिटल्स बन गए, ज़्यादा पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए, ये सब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा गवर्नमेंट के, है ना। तो दैट विल ग्रो बाय 15%, है ना। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 16.5% से ग्रो होंगे, इम्पोर्ट्स जो हैं वो भी ग्रो हुए हैं बाय 29.4%, ठीक है। तो ये सारा डेटा है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड वेव है उसका थोड़ा कम इम्पैक्ट है, ऑल्दो हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उसका सेकेंड वेव का इम्पैक्ट कम पड़ा था, है ना, एज़ कम्पेयर टू फुल लॉकडाउन जो 2020 और 21 में हुआ था, है ना। चलो अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया इसको, इसके बाद एक स्नैपशॉट हम देख लेते हैं, है ना। तो जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है ना, वो इस साल -7.3% पहले नेगेटिव थी, अब वो 9.2% पॉजिटिव हो गई है, और आगे आने वाले साल में इट इज़ प्रोजेक्टेड टू
ग्रो एट 8 to 8.5%। फिजिकल डेफिसिट जो है वो पिछले सालों में बढ़ रहा था और उसके बाद नाउ इट विल डिक्रीज टू 6.8%। तो लास्ट ईयर जो फिजिकल डेफिसिट था दैट वाज 9.2%, अब वो डिक्रीज होकर 6.8% हो जाएगा। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम महंगाई दर बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है, जो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन है, जो आप और मैं जैसे रिटेल कंज्यूमर्स फेस करेंगे, दैट विल डिक्लाइन टू 5.2%। बट जो होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन है, मतलब जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है वो तो रिटेल में आ रहा है ना, तो कोई बल्क में उसको लेता होगा तो दैट इज़ होलसेल, वहाँ पे जो महंगाई है दैट हैज़ शॉट अप बाय मतलब इतना 3.4% से भी कम थी, एंड दैट विल इंक्रीज टू 12.5%। तो होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ा है। CPI जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट हैज़ डिक्रीज। इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे, बट अभी के लिए बस एक स्नैपशॉट देख लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो RBI का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले 3 सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है, एंड अभी इट इज़ एट मैक्स $633.6 बिलियन। बहुत ही ज़्यादा है। एंड इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स में आ गया है टॉप वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना, स्विट्ज़रलैंड एंड जापान आई गेस। तो चाइना US नहीं, चाइना जापान, अब देख लेते हैं। चाइना है, स्विट्ज़रलैंड है, आई गेस जापान है एक और तीसरा देश, और उसके बाद है इंडिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। आप देखोगे 3.6 से 3.9, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो पिछले साल -7% थी, वो अब इंक्रीज़ होकर 11.8% हो जाएगी। सर्विसेज सेक्टर में भी आप देखोगे कि तो लास्ट ईयर -8.4% का नेगेटिव ग्रोथ रेट था, जो कि इंक्रीज़ होकर अब 8.2% हो जाएगा। तो ये थे इकोनॉमिक स्नैपशॉट। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक टर्म्स में जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंक्लूड हुए थे। तो पहला क्या है? पहला इज़ GDP। व्हाट इज़ GDP? GDP क्या होता है? GDP का फुल फॉर्म इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नाम में ही पता चल रहा है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर जो चीज़ बनेगी उसका है ना। तो डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया के अंदर जितनी भी फाइनल, ये ध्यान रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है फाइनल, दैट इज कॉल्ड GDP। फाइनल बता, फाइनल है ना जो अब फाइनल में क्यों बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ फाइनल पे? क्योंकि इसके बाद अब उसका कंजम्पशन नहीं होगा, वो इकोनॉमिक साइकिल से अब चली गई है। समझ में आ रहा है? जैसे आप जाके चॉकलेट अगर लेते हो तो चॉकलेट अब जाके आपके पेट के अंदर अब सीधा जाएगा, है ना, उसके बाद अब कोई उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो नाउ दिस चॉकलेट विल बी इंक्लूडेड इन द GDP। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज़ कॉल्ड GDP। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, तब ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसी कॉन्फ्रेंस में हमारा IMF इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके साथ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम दूसरे नाम से वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है पूरा ग्रुप है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। उससे पहले हम इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, जो कि वॉशिंगटन में है। उसके बाद ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट लोन्स देता है ना कंट्रीज़ को ऑन इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि पुअर कंट्रीज़ को, बेसिकली जो बहुत ही लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती है ना, उनको फ्री लोन्स देता है या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स देता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। उसके बाद आता है तीसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनको ये बेसिकली सपोर्ट करता है थ्रू मसाला बॉन्ड्स, पैसे देता है उनको। उसके बाद मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं बताओ तो जरा। मसाला बॉन्ड्स क्या होता है? जब भी मान लो इंडियन एंटिटी है ना, मेरे को अगर बाहर से पैसा उठाना है, मान लो इंडियन गवर्नमेंट को बाहर से पैसा उठाना है रुपए में, तो वो मसाला बॉन्ड इशू करेगी, है ना। मसाला बॉन्ड से क्या होता है कि बाहर वाला जो होता है वो ऑल्दो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, बट हम जो है, हमारा क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि हम रुपए में आपसे ले रहे हैं और हम रुपए में ही वापस करेंगे, ताकि जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है वो इस लोन को इफेक्ट ना करे। दैट इज़ मसाला बॉन्ड। उसके बाद मल्टीलैटरल, चौथा क्या आता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। मीगा क्या होता है? ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, कि इंश्योरेंस देता है, ताकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंट्री में तो वो लोग सिक्योर रहें। मतलब उनको इंश्योरेंस, जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, कि अगर हमारी हेल्थ को कुछ हो गया तो हमको पैसे मिल जाएंगे, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगर पैसे को कुछ हो गया या वो चला गया ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रिजीम चेंज, जैसे मान लो किसी ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया होगा, है ना,
अब वहाँ पे तालिबान का रूल आ गया, वो बोले मना कर दे, हम नहीं पैसे देंगे आपको। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिजीम चेंज से बचाने के लिए मीगा है। दिस हेल्प्स थर्ड वर्ल्ड नेशंस अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इंश्योर्ड रहेगी तो ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उस कंट्री में, तो मीगा ये काम करता है। उसके बाद पांचवा आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बेसिकली बॉडी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए काम करती है, रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कंपनीज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो जो ये कंट्रीज़ हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, है ना, तो इन सब में बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। मान लो किसी ने इन्वेस्ट किया और उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, है ना, कुछ भी XYZ डिस्प्यूट हो सकता है ना, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ICSID है, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ये सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल था दैट इज़ अबाउट IMF। तो IMF भी इसी के साथ ही बना था, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करता है IMF, ये बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं, अपनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाता है। मतलब मान लो कि किसी ने बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या कैसे बताऊँ, मान लो किसी ने ज़्यादा करेंसी इन ले ली और वो डेफिसिट में ले रहा है। मान लो किसी से मैंने किसी कंट्री से लोन ले लिया, मैंने नहीं मतलब इंडिया ने किसी कंट्री से लोन ले लिया और बहुत ज़्यादा ले लिया, अब वो डेफिसिट में है। डेफिसिट में मतलब जितना उसने लिया वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जितना वो दे पाया। तो ये जो ब्रिज गैप है, ये ब्रिज करने के लिए, है ना, ये जो गैप है उसके लिए ये IMF से लोन ले लेगा और फिर इसको ब्रिज कर देगा और बाद में चुकाता रहेगा मतलब, सॉरी, है ना। तो ये क्या करता है, ताकि एक्सचेंज रेट में बेसिकली स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखो अगर डेफिसिट हुआ, कोई बाहर की करेंसी है डॉलर और हमारी करेंसी है रुपए, अगर इसके अगर डॉलर और रुपए के डिमांड में चेंज आया तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, जब क्राइसिस आता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जैसे रुपए की वैल्यू एकदम डाउन हो गई एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी खराब होगी। तो उसको मेंटेन करता है बेसिकली, है ना। तो एक्सचेंज रेट को बेसिकली स्टेबल करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाता है। तो ये सब हो गया। उसके बाद ये कैसे करता है IMF, ये बेसिकली इसकी एक अकाउंटिंग यूनिट है SDR, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें ही ये सारी अपनी मेंबर कंट्रीज़ को लोन देता है, जो भी 189 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ये लोन देता है ना। उसके बाद हम जैसे मान लो इंडिया भी एक मेंबर है, मैंने SDR लिए IMF से और फिर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी को भी पे करने में, चाहे वो US के डॉलर पे करने हो, चाहे चाइनीज़ का रेनिनबी या युआन पे करना हो, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। It acts as a reservoir of the currencies of all member countries from which a borrower nation can borrow the currency of other nations। तो SDR जो है वो कन्वर्टेबल होता है सारी करेंसीज में जो उसकी मेंबर्स होती हैं, जैसे US का डॉलर हो गया, और यूरोप का आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, यूरो हो गया, है ना, और जापानीज़ का येन हो गया, और चाइना का रेनिनबी हो गया, ब्रिटेन का ये हो गया पाउंड स्टर्लिंग। तो ये सब जो करेंसीज़ हैं इनमें ये कन्वर्टेबल रहता है। अभी मैं बताऊंगा आगे ये कैसे SDR काम करता है, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस। इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों इसकी रिपोर्ट हैं। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, मलीना फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका मेंबर है एंड इंडिया ऑल्सो गेट्स लोन्स। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये क्या था। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट्स। तो फिजिकल डेवलपमेंट्स में देखते हैं, सबसे पहला क्या है कि जो रेवेन्यू रिसीव्स है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज़ हुई हैं बाय 67.2% ईयर ऑन ईयर एज़ कम्पेयर टू 9.6% जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो बजट एस्टिमेट जो थे उसमें 9.6% जो था वो एस्टिमेट किया गया था, बट इट हैज़ ग्रोन बाय अप टू 967.2%। उसके बाद ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें भी ग्रोथ आया है 50% का ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर। और मतलब अगर हम 2021 के अप्रैल टू नवंबर की बात करें और 2020 के अप्रैल टू नवंबर की बात करें तो उसमें 50% का ग्रोथ आया है। समझ में आ गया। अप्रैल से नवंबर की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो भी बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे रोड्स बनाने में, हाईवेज़ बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ग्रो हुआ है बाय 13.5%। और इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव सेक्टर्स का, जैसे हेल्थ।
अब हेल्थ जो है दैट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर, क्योंकि इसमें आपको हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। और ऐसे ही स्कूल्स भी हैं, है ना, एजुकेशन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर है, क्योंकि उसमें भी आपको स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही रोड भी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स। उसके बाद आगे हम बात करें तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है, सस्टेन रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, टारगेट एंड द टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी हैज़ कंटेन्ड द फिस्कल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू नवंबर एट 46.2% ऑफ बजट एस्टिमेट्स। ये बस डेटा है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा इससे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्हांस्ड बोरोइंग्स ऑन अकाउंट। अब देखो, अब कोविड आया है तो जो सरकार है वो लोन बहुत ज़्यादा ले रही है, तो डेट क्या होगा, डेट मतलब जो लोन वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट का राइज होगा, तो वो गवर्नमेंट का इंक्रीज़ हुआ है बाय कितना हो गया 49.1% से, जो कि 19-20 में था, इट हैज़ गॉन अप टू 59.3% ऑफ जीडीपी। और ये जो परसेंटेज है ना सारे, ये हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 59.3% ऑफ जीडीपी इन 2020-2021। बट ये जो है अभी वो कम होगा, ऑब्वियसली अब इकॉनमी खुली है, गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो ये डेफिसिट अभी जो डेट है इसको सरकार कम करेगी बाय रेवेन्यू। तभी आप देखोगे कि जो टैक्स रेट है उसको कम नहीं किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट, इसके हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। और ये जो है ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में है, बट थोड़ा हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट का, है ना, और जब हम इसमें से माइनस करते हैं टोटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब रिसीप्ट्स मतलब पैसा कितना आया सरकार को, है ना, और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है यहाँ से आता है फिजिकल डेफिसिट। बट जो ये रिसीप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट को पैसा मिला, अब इसमें जो गवर्नमेंट को पैसा मिला, जो ये रिसीप्ट्स मिली, इसमें क्या होगा, इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा कैपिटल रिसीप्ट्स, है ना, और एक होगा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ये दोनों टाइप की रिसीप्ट्स होंगी, हमने पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। तो ये जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं इसमें भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है डेट रिसीप्ट। डेट रिसीप्ट मतलब गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसीप्ट ना, मेरे को पैसा मिला है, मैंने लोन लिया, तो मैंने अगर किसी से लोन लिया, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, तो उसको पैसा आया है, तो दैट इज़ अ रिसीप्ट। बट वो किस रिसीप्ट में काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड इन डेट रिसीप्ट, मतलब लोन वाली रिसीप्ट है। और एक होती है नॉन डेट रिसीप्ट, है ना। तो जो ये जब हम रिसीप्ट कैलकुलेट करते हैं फिजिकल डेफिसिट में, तो हम ये डेट रिसीप्ट नहीं लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये डेट रिसीप्ट हम नहीं लेते हैं। तो जो भी टोटल रिसीप्ट्स होती है उसमें से हम डेट रिसीप्ट्स को माइनस कर देते हैं। ये डेट रिसीप्ट्स आर ऑल्सो द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही जब हमने डेट रिसीप्ट्स को काउंट नहीं किया, तो जब हम ये डेट को रीपे करेंगे तो हम एक्सपेंडिचर में भी काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो जब हम ये जो जहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का, तो एक तो वो जो लोन को रीपे करेगी, जो इसने लोन लिया है, यहाँ पे जो हम ये कैपिटल लोन की बात कर रहे हैं उसको रीपे करेगी, तो वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इन दोनों चीज़ों को जब हम हटा देते हैं और टोटल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। तो अगर हम इसको थियोरेटिकल फॉर्म में पढ़ें तो क्या बोल रहा है ये, एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्योंकि पैसा जो सरकार को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है ना। अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा सरकार को मिलता है, वही सरकार पैसा आगे खर्चा करती है। तो इसमें से जो भी पैसा खर्चा हुआ दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें से वो हम पैसा हटा देते हैं जिससे हमने डेट को रीपे किया है, मतलब जो हमने लोन रीपे किया है उतना पैसा हम हटा देते हैं। और जो टोटल रिसीप्ट आती हैं, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, उसमें से डेट रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं, मतलब जो हमने लोन लिया उसको माइनस कर देते हैं, और एक्सपेंडिचर में से जो हमने लोन वापस कर दिया उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनको जब हटा देते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट बहुत ही लेमैन टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार को कितना लेना है बाहर से ताकि वो ब्रिज कर पाए, समझ में आ रहा है। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट कब होता है कि जब आप एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं पर आपके पास पैसा कम आ रहा है। अब ऐसे मानो कि जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है 50,000 की और आपका महीने का खर्चा है 60,000, है ना। तो यहाँ पे जो डेफिसिट है दैट इज ऑफ 10,000, है ना। अब ये 10,000 को ब्रिज करने के लिए आप क्या करोगे, आप पापा से पैसे लोगे, आप दोस्तों से पैसे लोगे, आप बोरो करोगे, है ना। आप बोरो करोगे, यही काम करोगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी काम करती है, गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और उसके पास पैसा कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेगी, हमसे पैसा लेगी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, वहाँ से बोरो करेगी। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स
कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है, मतलब गवर्नमेंट बोरो कितना कर रही है, मतलब कितना बोरो करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है, कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को। तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल रेवेन्यू, बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो अगर कोई ऐसे पूछे कि इस फिजिकल डेफिसिट ऑल्सो इक्वल टू द बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट, तो येस इट इज़ इक्वल टू, क्योंकि यही तो दर्शा रहा है ना ये कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है ना, जो गुड्स बाहर भेजे जाते हैं एक्सपोर्ट में, जो गुड्स बाहर भेजे जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मर्केंडाइज, मर्चेंडाइज, मर्कैन नहीं, मर्चेंडाइज, सॉरी एकदम गलती बोल दिया, मर्चेंडाइज, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट्स हैं ये सब इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि भाई इकॉनमी खुली है, हर जगह खुली है, तो ऑब्वियसली सारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, इम्पोर्ट भी बढ़ेंगे, तो ये सब बढ़ा है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो रिसीव्ड और पेमेंट भी बढ़ेगा साथ में, है ना, ये इससे रिलेटेड है ना, ये इससे रिलेटेड है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो रिसीव्ड और पेमेंट भी बढ़ेंगे। उसके बाद नेट कैपिटल फ्लोज जो है, मतलब जितना कैपिटल कंट्री में आया और जितना पैसा कंट्री से बाहर गया, जितना पैसा कंट्री में आया, जितना पैसा कंट्री से बाहर गया, ये जो नेट है ये भी ग्रो हुआ है, मतलब ज़्यादा पैसा कंट्री में आया है, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है ना। तो जो नेट कैपिटल फ्लो है दैट वर हायर एट $65.6 बिलियन पहले हाफ में हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दो चीज़ों से हुआ है, एक तो आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है, कमर्शियल बोरोइंग्स बढ़ी हैं, बैंक का कैपिटल जो है वो बढ़ा है, उसके बाद स्पेशल ये इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट का एलोकेशन है वो इंडिया के लिए बढ़ गया है। तो अब ज़्यादा बेसिकली लोन मिल सकता है इंडिया को फ्रॉम IMF, ठीक है। तो जो एलोकेशन था, जितना लोन इंडिया उठा सकता था वो बढ़ गया है, तो ये इसका भी इंडिकेशन है कि जो इंडिया है उसने ज़्यादा SDRs में पैसा उठाया है IMF से। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, जो भारी लोन है, जैसे मान लो IMF से लोन लिया है तो ये भी एक एक्सटर्नल डेट है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है तो ये भी एक एक्सटर्नल डेट है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इंक्रीज़ हुई हैं, पहले था $556.8 बिलियन, अभी सितंबर के एंड में दैट अमाउंटेड टू $593.1 बिलियन। तो ये बेसिकली जो आप डिफरेंस देख रहे हो इसमें कितना लगभग 40 के आसपास का डिफरेंस है, जो 38 के आसपास का जो डिफरेंस है, दैट हैज़ कम थ्रू कि भाई हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी बढ़ी हैं और उसके साथ साथ हमारा जो SDR का एलोकेशन है वो भी बढ़ा है, तो हमने SDR के फॉर्म में भी पैसा उठाया है और हमने कमर्शियल बोरोइंग्स भी करी हैं, है ना। तो ये सारा ये हमको इंडिकेट करता है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है हमने देखा ही था, दैट हैव शॉट अप टू $633.6 बिलियन। इसके साथ ही साथ जो इंडिया है दैट हैज़ बिकम फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। तो मैंने आपको कंट्रीज ऑलरेडी बता रखी हैं, चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बन गया है फॉरेक्स रिजर्व्स में। अब ये फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है हम आगे देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कि जो SDR था जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये कोई करेंसी नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट अ करेंसी, ये हमेशा ध्यान रखना, कोई बोल दे कि ये करेंसी है तो करेंसी नहीं है, ये बस एक अकाउंटिंग यूनिट है किसका, IMF का। तो एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग यूनिट है IMF का। अब IMF इससे क्या करता है कि IMF अपने मेंबर कंट्रीज़ को SDRs में लोन देता है, SDRs में पैसा देता है, और ये SDRs हर करेंसी में कन्वर्टेबल होते हैं। समझ में आ गया। अब आप सोचोगे यार कि SDR क्या है, अब SDR कुछ नहीं है, जैसे मान लो डॉलर है ना, वैसे SDR है। अब बट ये करेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये करेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। SDR को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो SDR को हम क्या करते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज़ होती है ना उनकी हम करेंसीज लेते हैं। तो जैसे US का डॉलर हो गया, है ना, यूरो हो गया, जैसे कि मैंने बताया था, चाइनीज़ का रेनबी हो गया, जापानीज़ का येन हो गया, उसके बाद ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग हो गया, इन सबको वेट दिया जाता है, एक वेट दिया जाता है, इस करेंसी का इतना वेट है, इस करेंसी का इतना वेट है, इस करेंसी का इतना वेटेज है, वेटेज दिया जाता है एक करेंसी को। अब आप बोलोगे कि यार ये वेटेज कैसे दिया जाता है, तो ये वेटेज ऐसे दिया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में पहली बात तो उसका साइज़ कितना है कंट्री का, बेसिकली साइज़ मतलब एरिया वाइज साइज़ नहीं, इकोनॉमी का साइज़ कितना है, उस पर्टिकुलर करेंसी से कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ग्लोबली इकोनॉमी में, उस टाइप से। अब जैसे डॉलर में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है ना, तो इसलिए डॉलर को ज़्यादा वेटेज दिया गया, आप देख रहे होगे। उसके बाद यूरो में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए यूरो को सेकंड नंबर पे वेटेज दिया गया। तो इस टाइप से कि इकोनॉमी कितनी ओपन है और कितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर करेंसी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस बेसिस पे ये लोग इसको वेट देते हैं
इन करेंसीज़ को। फिर क्या होता है, फिर इन करेंसीज़ का एक एवरेज वेटेज लिया जाता है और उससे SDR निकाला जाता है। तो अभी जो करेंटली 1 SDR है दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ इक्वल टू $1.4। इट इज़ एक्चुअली 1.396 कुछ करके है, बट राउंड ऑफ करके हम $1.4 बोल सकते हैं इसको। तो इतना बेसिकली अभी 1 SDR है। अब जैसे मान लो मेरे को उठाना है लोन, मतलब मेरे को नहीं, मतलब इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता है, ये भी ध्यान रखना है। IMF कंट्री को लोन उठाना है, मान लो 10 SDR का लोन उठाया किसने, इंडिया ने, तो 10 SDR इज अमाउंटिंग टू $14, ठीक है। अब इस 10 SDR से बेसिकली ये कन्वर्टेबल होते हैं हर एक SDR ना। तो जैसे डॉलर, अब डॉलर का तो एक्सचेंज रेट होगा ना किसी के साथ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है, तो ऐसे ही कुछ $1 इज इक्वल टू XYZ वो होगा, युआन होगा या येन होगा या पाउंड स्टर्लिंग होगा। तो वैसे ही ये सारे SDRs कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग करेंसीज में। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप बैलेंस, जो आपका BOP क्राइसिस है उसको आप हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। SDR जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। SDR को हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये एक बस अकाउंटिंग यूनिट है, इसका कोई एक्चुअली में मतलब अकाउंटिंग यूनिट या फिर आर्टिफिशियल करेंसी है ना, मतलब एक्चुअल में कोई रियल करेंसी नहीं है ना, आर्टिफिशियल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद SDR कैन बी ट्रेडेड अमंग इट्स मेंबर्स, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेंबर्स करेंसीज एज पर अबव मेथड एंड कैन बी यूज्ड टू सेटल देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। समझ में आ गया? सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें क्या क्या आता है? तो फॉरेक्स रिजर्व वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक होल्ड करता है कंट्री का। सेंट्रल बैंक के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर एसेट्स होते हैं। अब उन एसेट्स में क्या होता है, उसमें एसेट्स में फॉरेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, गोल्ड होता है, SDRs होते हैं जो ये अभी हमने देखा ना IMF देता है, और एक होती है रिवर्स पोजीशन इन IMF जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ट्रांच TRANCHE, ट्रांच पोजीशन, रिवर्स ट्रांच पोजीशन वो होती है IMF की। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है कैसे होता है ये सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ये 4 चीज़ें होती हैं। फॉरेन जो फॉरेक्स करेंसी होती है वो रहती है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ रहती हैं, गोल्ड रहता है, SDR रहता है और रिवर्स पोजीशन रहती है IMF में। समझ में आ गया? जो मेन पर्पस है उसका दैट इज़ टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स is to the main purpose of holding foreign exchange reserves is to make international payments and hedge against exchange rate risk। तो मान लो हमको बाहर की इकोनॉमी से पूरा काट दिया जाता है, तो हम कितने टाइम तक बाहर से इंपोर्ट को, मतलब हम सस्टेन अपनी इकोनॉमी को कितना कर सकते हैं, तो हम हो सकता है फॉरेक्स रिजर्व से ही सस्टेन करते हो। अब जैसे US वगैरह है ना, ये लोग बहुत कम रिजर्व रखते हैं अपने पास, हम लोग ज़्यादा रखते हैं, चाइना भी ज़्यादा रखता है, हमने देखा जापान और स्विट्जरलैंड, ये लोग हम लोग सारी कंट्रीज़ जो हम लोग अपने रिजर्व में ज़्यादा रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए, है ना, कुछ अनहोनी हो जाए तो हम इस पैसे को यूज़ करके अपना काम निकाल सकें। ठीक है, तो बस यही इसका मकसद रहता है फॉरेक्स रिजर्व्स का। और ये भी मकसद रहता है कि अब जैसे मान लो डॉलर और ये डॉलर और रुपए, इसके बीच में कोई वो हो गया, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी आ गई, तो RBI इंटरवीन करके डॉलर बढ़ा सकता है या RBI इंटरवीन करके रुपए बढ़ा सकता है। जब RBI के पास डॉलर रहेगा नहीं तो बढ़ाएगा कैसे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसीलिए रहता है फॉरेक्स रिजर्व, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इकोनॉमी में और हम सस्टेन कर पाएँ अपने आप को, बेसिकली समझ में आ गया, कोई भी रिस्क के अगेंस्ट। उसके बाद लास्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं ना लास्ट, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट हैं थोड़े, तो हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।